दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा होता है। एक बहुत अमीर व्यक्ति का लड़का होता है, एक लौता बेटा होता है। उस अमीर व्यक्ति का जो है मौत हो चुका था। अब सारी संपत्ति जो है उस बेटे के नाम पे था। करोड़ों की संपत्ति था, करोड़ों की बिजनेस था। मरने से पहले ही वो अपने बेटे के नाम पे तरह तरह चीज़ें अपने उस बेटे के नाम करके गया था। कई सारे फैक्ट्री चलती थी, कई सारे मकान था, कई सारे बंगला था। सारे जो है वो सारे अपने बेटे के नाम कर दिया था, और नहीं भी करता तो वो बेटे का ही होता। अब वो बेटा उस टाइम कॉलेज कर रहा होता है। कॉलेज में उसका बहुत सारे दोस्त भी था। इन्हीं में से दोस्तों में से एक गरीब दोस्त भी था। अब वो गरीब जो दोस्त होता है उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। अब वो बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से उस बेस्ट फ्रेंड के घर आया जाया करता था। लेकिन उस बेस्ट फ्रेंड का 4 बहनें होती है। चारों में से जो है 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर पर उसका फ्रेंड था, क्योंकि उस घर का भी वो एक लौता बेटा था। और 4 बहन थी, उसका भी इत्तेफाक से पिता का मौत हो चुका था। जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसका पिता का। अब 2 छोटी बहन थी, दोनों छोटी बहन जो है पढ़ाई कर रही होती है। सबसे छोटी में से जो ऊपर वाली बहन होती है वो बेहद ही खूबसूरत होती है। जब भी ये लड़का उस घर में जाता, उस लड़की को देखता, और देखने के बाद उसके मन में कुछ हलचल सी मचती है, क्योंकि वो भी एकदम नौजवान अट्टा कट्टा लड़का था। और वो भी जवान थी, खूबसूरत थी। ऐसा होता है ना, एक रिएक्ट होता है, कनेक्शन होता है। वैसे ही उस लड़के के मन में उस लड़की को देख के, अपने फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड की बहन को देख के उसके मन में हलचल सी मच जाती थी। जो उसे ऐसा लगता था जो इस लड़की से बात करना चाहिए, ऐसी लड़की उसकी दोस्त होना चाहिए। ऐसी लड़की उसकी ज़िंदगी में आ जाए तो उसकी ज़िंदगी संवर जाए, वो ज़िंदगी बड़ी मज़े से जीने लगेगा। बस उसके मन में यही सब ख्याल आता था। लेकिन लड़की का मन में क्या है नहीं है वो नहीं जानता था। और ये भी सोचता था, क्योंकि बहुत ही नेक लड़का था, ये भी सोचता था अगर मैं कुछ कहूँ, कुछ बताओ, हो सकता है मेरा दोस्त मुझसे रूठ जाए, मुझसे नाराज़ हो जाए। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये रिश्ता भी वो ख़राब नहीं करना चाहता था। लेकिन वो अक्सर आया जाया करता था उस फ्रेंड के घर में। तो यूं ही आना जाना करते करते एक एक दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को किसी काम के लिए बुलाने गया था। जब जाता है तो देखता है कि घर पर कोई नहीं है, और वो लड़की जो है अकेली थी। अब वो लड़की भी इसके नियत को भाप चुकी थी। जब भी वो जाता, वो भाई का फ्रेंड आता तो उसी को ढूंढने लगते, उसकी नज़र जो उसी को पट्टी के रहते। अब एक लड़की होने के में चलते उसको पता चल गया, जो ये मुझे घूरता है, मेरे भैया का दोस्त मुझे घूरता है। कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। उसे भी लग चुकी थी। बस उस दिन वो दोस्त के बहाने में, ऐसे दोस्त को तो ढूंढने तो गया था, लेकिन दोस्त नहीं मिला तो बस उससे बातचीत करने लगा। वो लड़की अब साफ साफ कह रही थी, जो भैया तो नहीं है, कुछ काम था, आप बता के जाओ तो मैं भैया को बता दूंगी, या भाई। तो इतने में बात ही कर रहा था कि वो लड़का कुछ कहने ही वाला था। इतने में उस लड़की के माँ आ जाती है। अब माँ भी पहचानती थी, बेटे का दोस्त है, तो इसीलिए माँ हलचल पूछा, सब कुछ पूछा। वो लड़का जो है कुछ कह नहीं पाता, वो अपने घर आ जाता है। अब अपने घर आ जाता है, लेकिन इस लड़की के नज़र में जो है ये लड़का बुरा लगने लगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता था भैया का फ्रेंड है, भैया की मदद करता है, करोड़ों रुपए का संपत्ति का एक लौता वारिस है। लेकिन इसकी नीयत जो है मेरे ऊपर है, इसके नीयत में खराबी है, ये गलत निगाहों से मुझे देखता है। वही उसका सोच थी। लेकिन लड़का उसे चाहने लगा था, और वो कह भी नहीं पाया था। और ये लड़का चाहता था जो मेरे हाथ से ये लड़की निकालना नहीं चाहिए, मैं इसी के साथ ज़िंदगी बिताऊंगा। ऐसी सोचकर वो अपने माँ बाप, अपने माँ को बताते हैं, और बहन को भी बताते हैं, जो मेरा दोस्त जो है, मेरे दोस्त के फ्रेंड को मतलब बहन को मैं प्यार करता हूँ, और मैं उसको शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात जैसे सुनता है, माँ भी खुश हो जाती है। माँ उस लड़की के घर में जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत अमीर है, शहर के नामचीन लोगों में से इन लोग को गिना जाता है। और एक गरीब परिवार में जाता है और उसके लड़की की रिश्ते की बात करता है। जब रिश्ते की बात करता है इस लड़का के साथ, उस परिवार में तो एकदम खुशी का माहौल बन जाता है। लड़की उस टाइम कॉलेज गई हुई थी। जब वो उस कॉलेज से घर आती है तो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं घर पर, सारे नए नए मेहमान हैं। तो वो पूछती है अपनी छोटी बहन से, ये सारे लोग कौन हैं? तो छोटी बहन बताती है, भैया के दोस्त के परिवार है, आप तो जानते ही होंगे भैया को, दोस्त को।
बोलते हैं हाँ क्या बात है, ये सारे लोग इतने। तो कहते हैं उसकी छोटी बहन है, उसकी माँ है और दो एक और लोग आया है रिश्ते में। दरअसल ये लोग आपके रिश्ते के लिए आया है, भैया के दोस्त आपसे शादी करना चाहता है। इसे सुनने के बाद उस लड़की के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि लड़की जो है शादी करना नहीं चाहती। लड़की चाहती थी जो भैया जो जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को पढ़ा रहे लिखा रहे, पिता तो है ही नहीं, घर की सारी जिम्मेदारी जो है भैया ने उठा लिया। और ये लड़की चाहती थी जो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो जॉब करेगी, नौकरी करेगी और अपने भैया का हाथ बटाएगी, अपने परिवार को वो थोड़ा देखभाल करना चाहती है, घर के पोजीशन को ठीक करना चाहती है। लेकिन लड़की है, कह भी कर भी क्या सकती है। अब सारे मेहमान तो चले जाते हैं, लड़की को देख लेते हैं, पसंद भी कर लेते हैं। उसके बाद वो लड़की साफ साफ इनकार करने लगती है, अपने माँ को कहती है माँ मैं इस शादी को नहीं करूँगी। अब शादी से इनकार करती है, इनकार करने का वजह पूछती है जो मैं अभी आगे कुछ करना चाहती हूँ, भैया का हाथ बटाना। चलो भैया भी आ जाते हैं, भैया बताते हैं देख तू बहन है और मेरी जिम्मेदारी है, हमारे पापा नहीं, पापा रहता तो मैं तुझे कुछ नहीं कहता, पापा का जिम्मेदारी रहते हैं, लेकिन अब पापा नहीं है, पापा के जगह पे मैं हूँ, मेरी ऊपर सब सारी जिम्मेदारी है, सारे बहनों की शादी कराना, अच्छे से अच्छा लड़का देखकर उसका शादी करवाना। तो मेरा जो दोस्त है तू तो जानती है, उसका कोई चीज़ की कमी नहीं है, लड़का भी अच्छा है। अगर ऐसे घर में तेरे रिश्ता लग जाए तो इससे बड़ी की खुशी की बात और क्या हो सकती है। तू जरा सोच और इस शादी से मान जा, इनकार मत कर। अब बड़े भाई होकर छोटे बहन से रिक्वेस्ट करती है, माँ भी रिक्वेस्ट करती है। आखिरकार बहन ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देती है। हाँ तो करती है, लेकिन मन ही मन में उस लड़के को ऊपर ज़्यादा नफरत करने लगी जिस लड़का से उसके शादी होने वाली थी, क्योंकि उस लड़के के वजह से ही इस लड़की के सारी जो उम्मीदें थे, उम्मीदों पर पानी फेर गया। जो आगे कुछ करना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, यही सब सोचती, लेकिन घर वाले के आगे मजबूर थी। खास करके बड़े भाई माँ ने जब उससे रिक्वेस्ट किया, वो भी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, इस वजह से इनकार नहीं कर पाई। ना चाहते हुए भी एक दिन आता है और उस दिन के मुताबिक, उस तय के मुताबिक लड़की की शादी हो जाती उस लड़के के साथ। जब शादी हो जाती, शादी के सुहाग रात को ही लड़के के पास फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद लड़का निकल जाते हैं और जैसे ही निकालते हैं कुछ ही देर जाने के बाद उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुई थी कि उस लड़के का मौत हो जाता है। जब इस मौत की सच्चाई पता चलता है, जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं उनको भी आश्चर्य होगा। वो एक्सीडेंट जो है लड़के का माँ ने खुद करवाई थी। अभी आपको भी लग रहा होगा लड़का ने शादी करने के लिए एक लड़की के बारे में बताया, माँ बहन सब खुशी खुशी जाकर शादी भी करवा दिया। तो फिर एक माँ होकर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, जवान लड़के का शादी के दिन ही एक्सीडेंट करवाया। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है, राज क्या है? तो आज मैं आप लोगों को इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। पूरी कहानी बताऊंगा, पूरा इस कहानी का जो भी मकसद है, जो भी इस कहानी में बताया गया, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ हैं, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, जो भाई आपकी कहानी मैं सुनता हूँ और इस कहानी के ऊपर भी आपको वीडियो बनानी चाहिए। अगर कहानी दिलचस्प रहा तो मैं उस कहानी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। जैसे कि मैं ज़्यादातर कहानी जो है मुझे लोगों द्वारा भेजा गया हुआ कहानी मैं बताता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम में लोग जाते हैं और वहाँ पे मैसेज के ज़रिए बात करते हैं। फिर उसके बाद उनसे मैं बात करने के बाद जो कहानी उन लोग भेजते हैं, जो भी मुझे अच्छा लगता है उस कहानी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टोरी बाय रहमान, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर सीधा क्लिक करोगे, जो इंस्टा आईडी है उस पर क्लिक करोगे, आप सीधा इंस्टा में पहुँच जाओगे और वहाँ जाके आप बात कर सकते हो। या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप बातें कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, कुछ बताना चाहते हो, अपना नाम लिखना चाहते हो, मेरे बारे में कुछ कहना है, तो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो। तो फिर चलिए जानते पूरी कहानी आज का क्या है। दरअसल कहानी है एक परिणीति नाम की लड़की का। परिणीति और एक लड़का होता है प्रशांत। परिणीति जो है एक गरीब ही कहा जाएगा, मिडिल क्लास भी नहीं कहा जाएगा, मिडिल क्लास से भी थोड़ा लो है।
तो लो होने की वजह जो है उस लड़की का पिता नहीं था। लड़की के घर में लड़की के अलावा लड़की के 3 बहन होती है और 1 भाई होता है। यानी टोटल उस घर में 5 बच्चे होते हैं, पाँचों में से 4 लड़कियाँ होती हैं और 1 लड़का होता है और माँ होती है। माँ जो है बुज़ुर्ग है और लड़का जो है कॉलेज करता है और जॉब भी करता है, क्योंकि पढ़ाई कर रहा था उस टाइम, नौजवान था। और जो लड़की है, लड़की के 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, लड़की खुद कॉलेज कर रही होती, परिणीति। अब वो उसका आखिरी टाइम चल रहा था पढ़ाई का, तो वो सोचती थी कि भैया बहुत ही मेहनत करता है और पिता गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी जो है भैया के ऊपर आ गया। भाई पढ़ाई भी करता है, जॉब भी करता है, तो मेरा पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैं भैया का हाथ बटाऊंगी, मैं भी किसी जगह नौकरी करूंगी, किसी जगह जॉब करूंगी। तो दोनों का मेहनत की वजह से थोड़ा बहुत आमदनी होगी और हम लोग का जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं ये थोड़ा बहुत दूर होने का मैं हेल्प करूँगी। यही सोच के वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन उसकी पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही वो एक दिन कॉलेज गई हुई थी, तो देखता है कि एक कुछ लोग उसके घर में हैं और घर में बहुत ही मेहमान नवाजी हो रहे हैं। उसमें ज़्यादातर औरतें थे, 2 औरत थी। तो वो अपनी छोटी बहन से पूछती है कौन लोग हैं। तो छोटी बहन बताती है जो भैया के दोस्त है प्रशांत, उनका माँ है और उनके छोटी बहन है। तो परिणीति पूछती है जो क्या बात है। अ, तो वो कहती है कि आपके रिश्ते के लिए आया है और प्रशांत भैया जो है आपसे शादी करना चाहते हैं। और ये परिणीति को पहले से ही पता था प्रशांत उसको पसंद करता है, क्योंकि प्रशांत जब भी उसके भाई के पास आता था उस परिणीति के ऊपर नज़र डालते थे और परिणीति को ही घूरते रहते थे। ये परिणीति को पहले से ही पता था। अब जैसे परिणीति को पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा होता है, उसको वो बहुत नाराज़ होता है। जो ये लड़का मुझे कुछ कहना चाहता था, मुझे मुझे पता चल गया था लेकिन ये कह नहीं पाया, तो उसकी हिम्मत इतनी जो बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ पूछे वो अपने पेरेंट्स को मेरे घर में भेज दिया, मुझसे शादी करना चाहता है। मैं तो शादी नहीं करना चाहती अभी। अब छोटी बहन से बहस होने लगे घर के अंदर, लेकिन छोटी बहन कहने लगे ठीक है जो भी है अपने माँ को बताना, भैया को बताना, पहले इन लोगों को जाने दो। अब उन लोग उस परिणीति को देखने के बाद चले जाते हैं, पसंद भी कर लेते हैं और कह के जाते हैं ठीक है, अच्छा सा मुहूर्त देख के आपकी लड़की को हम लोग अपने घर का बहू बना लेंगे। इसे सुनने के बाद परिणीति के जो घर वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रशांत है कोई मामूली इंसान नहीं था। जिस शहर का ये कहानी है उस शहर में गिने चुने लोगों में से इन लोग पैसे वाले में गिना जाता है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा होता है और प्रशांत का जो पिता है उनका मौत हो चुका था, जिसके चलते सारी जिम्मेदारी जो है प्रशांत की और सारी प्रॉपर्टी जो है प्रशांत के नाम पे हो चुका था, और अगर नहीं भी हुआ तो वो भी प्रशांत का ही था। इसीलिए परिणीति के माँ भाई सारे लोग खुश था जो मेरी लड़की की शादी इस प्रशांत के साथ हो जाएगा। लेकिन परिणीति जो है शादी से इनकार कर रही थी। बहुत समझाने के बाद बुझाने के बाद भैया ने हाथ जोड़ा, बड़े भाई थे, हाथ जोड़ा जो ऐसे रिश्ता कभी नहीं मिलेगी, ऐसा रिश्ता नसीब से मिलते हैं, तो इस शादी से इनकार मत कर। तो हाथ जोड़ते हैं, आखिरकार परिणीति ना चाहते हुए भी मान जाते हैं और दिन तय होता है। दिन तय हो जाने के बाद शादी हो जाती है। शादी की सुहाग रात आती है। परिणीति को लेकर प्रशांत जो है अपने घर चले जाते हैं। घर बहुत ही एकदम हाई प्रोफाइल जैसा, 5 स्टार जैसा घर को सजाया गया था। एक लौता बेटा था, बिजनेसमैन का बेटा था, और घर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। और सुहाग रात के दिन था, जिस कमरे में परिणीति को बिठाया गया था, लेकर गया था, प्रशांत का जो कमरा बनाया था सुहाग रात के लिए, उस कमरे में तरह तरह की खुशबू आ रही थी, एकदम महक रहे थे। ये परिणीति ने देखी। उसके कुछ ही पलों में प्रशांत आता है। आने के बाद परिणीति के करीब बैठता है, बैठने के बाद उससे बातचीत करता है। लेकिन परिणीति गुस्से में थी, नाराज थी। लेकिन परिणीति भी सोचती है चलो उसकी ज़िंदगी का यही सब लिखा हुआ है, अब गुस्सा होकर नाराज होकर क्या मतलब, अब तो ये मेरा पति है, इसी के साथ ज़िंदगी बिताना है, जो भी है अब इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, समझ में आ चुकी थी। जो गुस्सा पहले से शादी से पहले थी, अब वो गुस्सा ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ प्रशांत जो है अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, जो देखो परिणीति, मैं ही नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या किया, गलत किया, सही किया, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद थे और इस बारे में मैं तुम्हें कई मर्तबा कहने की कोशिश किया, लेकिन
मौका नहीं मिला। बहुत बार हिम्मत करके तुम्हारे करीब गया, तुमको बताने की कोशिश किया, शायद तुम समझ चुकी थी, लेकिन कोई ना कोई होने की वजह से मैं बता नहीं पाता था। इस वजह से मैं तुम्हें बगैर पूछे ही इस शादी का रिश्ता जो है मैं अपने माँ बाप को, माँ और बहन को बताता हूँ। वो लोग जाते हैं और इस रिश्ता को पक्का कर लेते हैं और आखिर में तुम्हारे साथ मेरा शादी हो जाती है। अगर मुझसे कोई गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। तो इसे सुनने के बाद परिणीति के दिल में थोड़ा बहुत जगह बन चुका था। जो पति है वो एब्सेंट भी कर चुका था। अब परिणीति भी माफ़ कर देती है, जो अब क्या है, नाराज़गी रह के मतलब ही नहीं। अब शादी तो हो चुकी, पति बन चुके हैं, अब सुहाग रात का दिन था वो। इस वजह से सारे सिकवा गिला जो भी था मन में उसका ख़त्म कर चुकी थी। इतने में ही बातचीत हो ही रहा था कि प्रशांत के मोबाइल पर एक कॉल आता है। कॉल वो रिसीव करता है, खुशी का माहौल था। जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है, किसी से बात करता है, बात करने के बाद परिणीति को कहते हैं, जो परी एक काम करो, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ, तुम थोड़ा वेट करो, क्योंकि मेरा एक दोस्त प्रदेश से लंदन से आने वाला था, तो उसका फ्लाइट मिस हो गया था, तो आने में लेट हो चुका है। तो अभी आया है एयरपोर्ट में, उसे कोई नहीं जानता, मुझे ही जाना पड़ेगा रिसीव करने। तो मैं यूँ गया यूँ आया। और तुम एक काम करो, ये शादी का जो जोड़ा पहन के बैठे हो बहुत हेवी है, अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ें हो रहे तो ये कमरा हमारा है, तुम इस ड्रेस को उतार दो और इस अलमारी से जो भी तुम्हें पसंद है उस कपड़े को पहन लो, क्योंकि ये सारे कपड़े जो है मेरे होने वाली दुल्हन के लिए, मेरी होने वाली पत्नी के लिए मैंने अपने पसंद का खरीद के रखा था। अब तुम तो मेरी पत्नी हो, अब ये सारी हक जो है तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो भी कपड़ा पसंद है अलमारी से निकाल कर पहन लो। और मैं यूँ गया यूँ आया, ये कह के वो घर से चले जाते हैं। अब परिणीति को भी बोझ सा लग रही थी, वो कपड़ा इतना हेवी थी, लहंगा चोली थी, शादी का जोड़ा बहुत हेवी रहता है। अब वो भी सोचती है चलो ठीक है, अब कमरे में आ चुकी हूँ, सारे मेहमान जा चुके हैं, सुहाग रात है, उसके कमरे में कौन आने वाले हैं। तो इस वजह से वो कपड़े उतार देती, एक नॉर्मल सादा ड्रेस, हल्का सा ड्रेस पहन लेती है। पहन लेने के बाद वो बैठी रहती है। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन उसका पति प्रशांत का आने का समय नहीं हुआ। अब वो सोचने लगती है, कह के गया था यूँ गया यूँ आया, बस 10 से 15 मिनट में वो आ जाएंगे, तो अभी तक लौटा क्यों नहीं। बस यही सोचते सोचते 1 घंटा बीत जाता है। तो इतने में उसके घर के दरवाजे एकदम धड़ाधड़ पीटा जा रहा था। दरवाज़ा वो खोलती है, जो क्या हो गया, इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा कौन पीट रहा है। तो देखता है कि उसके पति का बहन है, इसके ननद है, और रो रही है। परिणीति को समझ पाती, तो इतने में वो प्रशांत की जो बहन है वो कहती है, भाभी भैया, तो इतना कहती है और रोने लगती है। तब परिणीति पूछती है क्या हुआ तुम्हारे भैया को। तो कहने लगी भैया का एक्सीडेंट हो गया, भैया अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनने के बाद तो उसके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, परिणीति के कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अधमरासी हो गई, जी ये क्या कह रही है, पागल हो गई क्या, या फिर कोई मजाक कर रही है। और ऐसे मजाक उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सुहाग रात के दिन अगर किसी दुल्हन को कहा जाए जो तुम्हारे पति के एक्सीडेंट हो गया, पति तुम्हारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, भले ही ननद है, हंसी मजाक चलता है, लेकिन इस टाइप का मजाक और इस वक्त, तो उसे बहुत नाराज होता, गुस्सा। लेकिन दिखता है कि क्योंकि ऊपर माले पे थी ये लोग, और जो ग्राउंड फ्लोर में है बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया था, सारे लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, उसकी माँ भी चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो इतने में परिणीति को समझ में आ गया कुछ तो दुर्घटनाएं हुई है। परिणीति भी इधर उधर ना देखते हुए दौड़ के एकदम नीचे आती है। जब नीचे आती है, सारे लोग, कुछ औरतें थी, उसको संभाल लेती है, क्योंकि साथ वाइट कपड़े में, वाइट चादर में एक लिपटी हुई किसी की बॉडी उस घर के ज़मीन पर रखा हुआ था। सारे लोग, प्रशांत सोच के ही रो रहा था और कह चुका था जो प्रशांत का एक्सीडेंट हो गया उसकी बॉडी आ चुका है। अब इसे देख के परिणीति बेहोश हो जाती है। बेहोश तो हो जाती है, लेकिन जब उसको होश आती है, सुबह हो चुका था। सुबह उसको होश आती है, तब तक जो है प्रशांत का अंतिम संस्कार के लिए सब लोग तैयार हो चुका था। परिणीति कुछ कह ही नहीं पा रही थी, उसकी जबान से कुछ निकाल ही नहीं रहे थे, एकदम खामोश सी हो गई थी, बस आंसू निकाल रहे थे। परिणीति देखती है कि उसके घर वाले सारे लोग आया है, जैसे कि उसके माँ थी, उसके बहनें थी, उसके भाई था, सारे लोग आए हुए थे। सारे लोगों का आंखें जो है नम थी, और
आखिरकार उस प्रशांत का अंतिम संस्कार हो जाता है, उसको जला दिया जाता है। अब जब अंतिम संस्कार हो जाता है, फिर उसके बाद परिणीति को लेकर उसके माँ, उसके भाई जो है अपने घर चले जाते हैं। अब अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय जाने के बाद परिणीति को तरह तरह की ताना सुनने को मिलती है। परिणीति को ये सुनने को मिलती है, जो ये परी जो है मनुष्य है। देखो, एक लौते बेटे, करोड़ों की संपत्ति का एक लौता वारिस को घर में जाते इसने निकाल ली, उसने खा लिया, डस लिया अपने पति को। बस एक ही घंटे के अंदर उसके मौत हो गया। ऐसे ऐसे ताना सुनने को मिलता है। परिणीति के परिवार को आप जीना मुश्किल कर दिया था लोगों ने। लेकिन परिणीति करती तो क्या करती, उसमें उसका क्या दोष था। यूं ही दिन गुजरता गया, लेकिन उन लोगों का परेशानी जो है दिन ब दिन बढ़ता गया। फिर एक दिन जो प्रशांत है, प्रशांत बल्कि हाँ, प्रशांत के परिवार के लोग, जैसे कि प्रशांत की माँ, प्रशांत की बहन परिणीति के घर आते हैं और आने के बाद अपने बहू को घर ले जाते हैं। जो ये हमारे घर के बहू है, बेटा तो नहीं रहा, अब उसकी विधवा बन के वो हमारे घर में ही रहेगी। अब परिणीति के घर वाले ज़्यादा जोर भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि वही उसके घर के बहू है, लेकर चले जाते हैं। लेकिन परिणीति की हालत जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहा था, बिगड़ते जा रहा था। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, वो एकदम पागल जैसी हो गई थी। उस प्रशांत के घर में तो वो रह रही थी, लेकिन उसको किसी भी काम पे, खाने में, कपड़ा पहनने में उसका मन नहीं करता था। वो अनब सनब ऐसी मन ही मन में बकते रहती थी। और पति मर जाने के बाद लोगों का ताना, वही सब उसका दिमाग खराब कर चुका था। अब वो धीरे धीरे पागल जैसा हो गई थी। लेकिन उसको सास और ननद एक डॉक्टर के पास लेके जाते थे, फैमिली डॉक्टर थी, डॉक्टर संतोष नाम था उनका। डॉक्टर संतोष के पास लेके जाते थे और डॉक्टर ने कुछ दवा दिया था। उस दवा को अब परिणीति को देने लगे। परिणीति वो दवा खाती, कुछ टाइम खामोश रहती, बड़बड़ाना बंद कर देती है। फिर दवा का असर कम हो जाता, फिर वही बड़बड़ाने लगती है। धीरे धीरे परिणीति जो है एकदम दिमाग से आउट हो चुकी थी। तब जो है परिणीति अब घर में ही सामान को तोड़ने फोड़ने लगे। घर के जो भी सामान रहते, वो उसका दिमाग में कुछ ऐसा असर होता, वो सामान उठा के फेंकता। अब जब यही सब करने लगे तो आसपास के लोगों का कहना है जो ये परिणीति भी पागल हो चुकी है, अब इसे घर में रखना ठीक नहीं है। वो कुछ भी सामान उठा के फेंकती, ऐसा ना हो किसी के ऊपर फेंक के मारे, उसकी मौत हो जाए। तो ऐसी डेंजर हो चुकी है, उसे इस घर में रखना सेफ नहीं है, तो उसे पागल खाना भेज दिया जाए। एक दिन परिणीति को कुछ लोग आते हैं। आने के बाद परिणीति को दवा खाने के नाम पर लेकर जाता है और उसे एक जगह में लेकर जाता है और उस घर में बंदी बना देता है। अब परिणीति को समझ में नहीं आ रहा था, उसे दवा खाने कहकर डॉक्टर के पास कहकर लेकर तो आया था, लेकिन वो डॉक्टर संतोष नहीं था, कोई और डॉक्टर था, कोई और दवा खाना था। परिणीति देखती है कि उस जगह पर अलग अलग छोटा छोटा कमरा बना हुआ है और सारे कमरे में एक एक औरतें हैं, लड़कियां हैं और लड़का भी है। सारे लोग जो है अलग अलग हरकतें कर रहे हैं, तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं। कोई बर्तन पीट रहे हैं, कोई कुछ ज़मीन पे लिख रहे हैं, कोई कुछ दीवार पे लिख रहे हैं। देख के पता चलता है जो ये पागल खाना है और ये सारे जो भी कमरे में हैं सारे पागल लोग हैं। अब परिणीति को भी उस एक कमरे में रखा गया था। तभी उस पागल खाने में काम करने वाले बहुत सारे लड़का भी है, लड़कियां भी है, यानी नर्स के रूप में है सारे। परिणीति के पास एक औरत आती है। आने के बाद परिणीति को पूछती है, अरे तू कब आई? परिणीति कहती है, ये कौन सी जगह है, डॉक्टर कहाँ है? तो औरत कहती है, अरे डॉक्टर से मिलने की इतनी जल्दी क्या है तुझे? बैठ, डॉक्टर जब बुलाएंगे तब तेरे को डॉक्टर के पास लेके जाएगा, तो वहीं पे बैठ। तो परिणीति पूछती है, कौन सी जगह है? और मुझे तो लग रहा है ये पागल खाना है, ये दवा खाना नहीं है। और मुझे इस पागल खाना में क्यों लेकर आया? कौन लेकर आया? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं पागल नहीं हूँ। तो इतने में औरत हंसने लगती है और कहती है, तेरा नाम क्या है? तो बताती है, मेरा नाम परिणीति है। तो औरत कहती है, तुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो सारे लोगों से पूछ, सारे लोग यही कहेंगे मैं पागल नहीं। पागल कभी भी अपने आप को पागल नहीं समझता, वो पूरा दुनिया वाले को पागल समझता है, लेकिन वो अपने आप को पागल कभी नहीं समझता है। जैसे तू समझ रही है तू पागल नहीं है,
सारे लोग पागल हैं। ऐसे ही तुझे लग रहा है ना, ये देख, तू देख, सारे मंजर देख, ये सारे लोगों को तुझे पागल ही लग रहा है ना। तो परिणीति कह रहे हाँ, ये सारे लोग जिस हिसाब से हरकत कर रहे हैं ये तो पागल ही है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। औरत हंसती है, ठीक है, तुझे भी दौरा पड़ा लगता है, तुझे डोज मिलेगी तो तू भी शांत रहेगी, डॉक्टर को आने दे, तुझे जब डॉक्टर के सामने पेश किया जाएगा तब तेरा सारे पागलपन दूर हो जाएगा। लेकिन परिणीति कह रही है आप लोग ये सब क्या कह रहे हो, मैं सच में पागल नहीं हूँ, और मुझे यहाँ पे कौन लाया, मेरे घर वाले को फ़ोन करो, मेरे घर वाले को मेरे सामने लेकर आओ। वो औरत हंसते हुए चली जाती है। अब परिणीति को समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या होने वाला है। शाम होती है, शाम को डॉक्टर आता है, एक हट्टा कट्टा डॉक्टर चारों तरफ देखते हुए जाता है, देख के ही लग रहा था डॉक्टर है। परिणीति कहती है, आवाज़ देती है, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ से निकालो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर की नज़र उसके ऊपर जाते हैं, डॉक्टर उसको पैर से लेकर सर तक देखते रहता है, एकदम अजीब निगाहों से देखते रहता है। तब वो डॉक्टर जो है वहाँ से चले जाते हैं, अपने केबिन में चले जाते हैं। कुछ ही देर में एक औरत और आती है और कहती है कि परिणीति चल, तुझे डॉक्टर ने बुलाया। अब परिणीति सोचती है चलो मुझे आज़ादी मिल जाएगी, डॉक्टर कुछ ना कुछ कहेंगे, डॉक्टर कुछ दवा देंगे, फिर यहाँ से मुझे लेकर चले जाएंगे। परिणीति जाती है, एक कमरे में वो डॉक्टर बैठा रहता है, चारों तरफ बंद था। अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद औरत को इशारा करते हैं, औरत हंसती है और कहती है हाँ ये आज ही आई है, आज इसको लेकर आया है, इसके ससुराल वाले ने इसको यहाँ छोड़ कर गया, इसके सास और इसके ननद आई थी। तो डॉक्टर कहते ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं देखता हूँ। तो परिणीति कहती है डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं हूँ, न जाने मेरे सास और मेरी ननद यहाँ पर क्यों छोड़ के गया, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, मुझे पता है तू पागल नहीं है, मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन तेरा पहले इलाज तो कर लो। तो परिणीति को समझ में नहीं आ रहा था ये इलाज क्या करेंगे, मैं तो कुछ बीमार तो हूँ नहीं, अच्छा खासा बातें कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत उसको दिमाग में असर हुआ था पति मर जाने के बाद, प्रशांत मर जाने के बाद। डॉक्टर इतने में बाहर निकालते हैं और जो औरत उसको लेकर आए थे उस कमरे तक, डॉक्टर के केबिन तक, डॉक्टर उस औरत को कुछ पैसा देता है, औरत खुश हो जाती है और कहती है ठीक है 1 घंटे में आना, इसको लेकर जाना। अब परिणीति को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा चेकअप करे हुए 1 घंटा बाद आना, मुझे लेकर जाना, मैं खुद जा सकती हूँ और 1 घंटे तक मेरा क्या इलाज करेंगे। परिणीति को डर लगने लगा। परिणीति कुर्सी पर बैठी हुई थी, चेयर पर बैठी हुई थी। इतने में डॉक्टर अंदर आते हैं और परिणीति के पास एकदम बिल्कुल करीब में बैठ जाते हैं और परिणीति को टच करता है, परिणीति का हाथ पे टच करता है। परिणीति थोड़ा डरती है, लेकिन धीरे धीरे जो है अब परिणीति को पूरा शरीर पे टच करने लगता है। अब परिणीति को समझ में आ चुका था ये बेड टच है, ये गुड टच नहीं है, बेड टच है। इस वजह से परिणीति कह रही है डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मैं पागल नहीं हूँ, आप मुझे ऐसा मत छुओ। तो डॉक्टर कहता है मैं तुझे छूऊंगा नहीं, तो तेरा इलाज कैसे करूँगा, मुझे पता है तेरा कौन सा इलाज करने से तेरा दिमाग ठीक होएगा। परिणीति अब समझ चुकी थी वो फंस चुकी है, उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। डॉक्टर उसके बाद जबरदस्ती उस परिणीति के साथ उस कैबिन के अंदर छेड़खानी ही नहीं बल्कि उसके साथ वो हैवानियत करता है जो परिणीति कभी सोची भी नहीं होगी। परिणीति के साथ वो संबंध बनाता है, उसका रेप करता है जबरदस्ती। परिणीति पागल नहीं थी, उसकी हालत मानसिक संतुलन और ज़्यादा खराब हो चुका था। एक तो पति के गम में वो थोड़ा उदास सी हो गई थी, पागल सी हो गई थी, उसके ऊपर दवा दी जा रही थी, उसको पता ही नहीं कौन सी दवा है, वो कमज़ोर पड़ती थी दवा लेने के बाद। फिर उसके बाद ये डॉक्टर द्वारा उसके साथ ये हैवानियत किया जाना, अब उसको समझ में आ चुका था, अब वो बुरी तरीके से फंस गया, वो बर्बाद हो चुकी है, उसके शरीर को गंदा कर चुका है। अब वो चीखती है, चिल्लाती है और कहती है ये आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो हकीकत है, ये पागल खाने के नाम पे, आप लोगों का इलाज करने के नाम पे आप लड़कियों के साथ, मजबूर लड़कियों के साथ यही सब काम करते हो, मैं दुनिया वाले को बताऊंगी। डॉक्टर हंसता है और डॉक्टर कहता है तू क्या दुनिया वाले को बताएगा, ये जितने भी लड़कियां हैं सारे लड़कियां को तो उसके परिवार ने ही छोड़ के गया है यहाँ पर, तो कौन यकीन करेगा, कौन विश्वास करेगा। सब लोग जानते हैं ये पागल खाना है और यहाँ पे पागलों का इलाज होता है और पागल लोग ऐसे ही कुछ भी बकते रहता है, तो तेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। तुझे भी तो तेरे सास और ननद ने भी यहाँ पर छोड़ के गया, तो तू किसको जाके फरियाद करेगी। खैर तेरा इलाज भी है मेरे पास। उसके बाद एक नर्स आती है,
नर्स नहीं बल्कि उस पागल खाना में काम करने वाली एक औरत आती है। उस औरत को कहा जाता है, इशारा किया जाता है, परिणीति को पीछे से पकड़ लेता है, उसका हाथ दबोच लेते हैं। उसके बाद उस डॉक्टर ने परिणीति को एक इंजेक्शन लगाता है। परिणीति एकदम खामोश हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है। फिर उसके बाद उस औरत ने परिणीति को लेकर उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। अब परिणीति को होश आती है सुबह ही, क्योंकि ये रात के वक्त सब कुछ हुआ था, शाम के वक्त। परिणीति को जब होश आता है तो देखता है दूसरा ही दिन सुबह हो चुका है, लेकिन उसकी ताकत जो है बहुत कम हो चुका था शरीर का। अब वो जोर से बातें भी नहीं कर पा रहा था, चिल्ला भी नहीं सकती थी, और किसको सुनाए। उसके आसपास जितने भी है सारे हरकत करने वाले पागल थे। इस वजह से वो अपने ऊपर जो कुछ भी हुआ किसी को बता नहीं पा रही थी। अब वो सोचती थी इस जंगल से बचने का रास्ता एक ही है, उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? इतने सारे गार्ड्स है और मेन गेट पे भी गार्ड्स रहते हैं, वो कैसे जाएंगे? बस वो प्लान सोचती रही। लेकिन सोचते ही सोचते करीब महीना भर बीत चुका है। लेकिन इस पूरा महीने भर में न जाने उसके साथ उस डॉक्टर ने कितने बार बलात्कार किया। जब भी उसका मन करता, हर 2 दिन में परिणीति को उस केबिन में ले जाया जाता और उसके साथ संबंध बनाता, उसका रेप करता। महीना भर हो चुका था। परिणीति सोच ली थी इस जगह से मुझे बचकर जाना ही है और कैसे भी करके इस जगह से निकलना है। 2 दिन से वो देख रही थी कि उसको लेने के लिए उस कमरे से कोई आ नहीं रही है। तभी वो एक दिन उसको लगा डॉक्टर शायद आ नहीं रहे, कहीं गए होंगे। वो एक औरत को कहती है, जो मेरे पास एक खजाना है, अगर तुम मेरी मदद करोगे बाहर जाने का तो मैं उस खजाने को लेकर फिर से मैं यहीं आ जाऊंगी। मुझे डर है कहीं वहाँ से चोरी ना हो जाए। औरत लालच में आ जाती है। ऐसी सारी औरतें वो लालच पैसे के चक्कर में कर रही थी, और ये कह रही जो उसके पास खजाना है। अब वो लालच में आ जाती है और उसको भगाने के लिए मदद करती है, और उस चेम्बर का दरवाज़ा खोलती है जिस केबिन में उसको रखा गया था। उस कोठरी का दरवाज़ा खोलते हैं और परिणीति को कहते हैं, देख घंटे भर में लौट आना, नहीं तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो परिणीति उसको विश्वास में ले चुकी थी, और उसे भी लग रहा था वो जाएगी कहाँ, अभी पागल है, ऐसी पागल के ड्रेस में है, वो बाहर भी जाएंगे तो लोग इसको पत्थर मारेंगे, मजबूरन उसको यहीं आना पड़ेगा। वो औरत को लगा था। अब परिणीति को आज़ाद कर देते, उस केबिन से तो निकल जाता है, लेकिन मेन गेट पे 2 गार्ड्स था, उसके नज़र बचा के कैसे वो बाहर जाएगी। तो इतने में देखता है कि एक गाड़ी आती है मेन गेट से। जैसी गाड़ी आती है दरवाज़ा खोला जाता है, गाड़ी आगे जाके रुकती है। दोनों गार्ड जो है वो गाड़ी के पास जाते हैं। जब वो गाड़ी आ रहे तो दरवाजे के पास ही थी परिणीति, छुप जाते हैं। अब गाड़ी आगे जाके थोड़ा अंदर की तरफ रुकती है, तब तक दरवाज़ा खुला हुआ था और गाड़ी के पास वो दोनों गार्ड जाके बात कर रहे हैं। तभी मौका मिलते ही जो है परिणीति आड़ लेकर उस दरवाजे से निकल जाती है, वो आज़ाद हो जाती है, बाहर चली जाती है। लेकिन उसकी जो कपड़ा है वो पागल खाने के ड्रेस है, और रात हो चुका था उस वक्त, शाम के वक्त वो निकली थी। अब वो जाए तो कहाँ जाए? चारों तरफ अब अंधेरा छाने लगा। वो धीरे धीरे धीमी कदमों से आगे बढ़ने लगा, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जितना चल रहा था उतना ही रात गहरी होते जा रहा था और चारों तरफ बंद ही हो रहा था। तो सड़क किनारे से चल रहा था तो एक देखता है कि हाईवे पर एक कुछ बना हुआ है, ढाबा जैसा लग रहा था, उसमें लाइट जल रही थी। और उस ढाबे के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद देखते हैं वाकई ये ढाबा है, लेकिन ढाबा भी बंद करने का टाइम हो चुका था, रात को करीब 12 बज चुका था। अब वो ढाबा बंद होने वाला था। ढाबा का जो ऑनर है उस ढाबे के अंदर था। अब ढाबा बंद करके जाने ही वाला था तो परिणीति वहाँ पे पहुँचती है। देखते हैं कि एक ऐसे लिबास में वो औरत जो है खड़ी है। वो ढाबा वाला पूछता है, कौन हो तुम, इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो परिणीति कहते हैं, साहब मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मैं लाचार हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ, खाना नहीं खा पाई हूँ। लेकिन उसके ड्रेस से उस ढाबा वाले को लग रहा था कि किसी पागल खाने से भागा हुआ कैदी तो नहीं है। लेकिन वो परिणीति जिस हिसाब से कह रही थी, सर कमज़ोर भी थी, 2 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, बस कुछ खाना मिल जावे तो। और ढाबा में कुछ खाना बचा हुआ था, अच्छा इंसान था, भला इंसान था। वो अंदर जाते हैं, कुछ खाना लाकर देते हैं और ढाबे का सारे शटर वगैरह बंद करते, अपने गाड़ी से निकल जाते। लेकिन निकालने से पहले उस औरत को बता के जाते, देख खाना खाना गंदगी मत करना और यहाँ से चुपचाप चली जाना। तो कहते ठीक है साहब, मैं खाना खा के यहाँ से चली जाऊँगी। खाना खाती है, पूरा खाना खा लेती है वो परिणीति, भूखा जो थी। उसके बाद वो सोचती है जाएगी तो कहाँ जाएगी, और रात हो चुकी है, अब पूरे अंधेरा है
ढाबा पे भी कोई नहीं है, बंद करके चला गया, दो एक बत्ती जल रहा है। वो सोचती है क्यों ना सुबह तक मैं यहीं पे लेट जाऊं और उसके बाद सुबह होते मैं अपने घर जाऊंगी, अपने मायके जाऊंगी। हुलिया उसके बिगड़ चुके थे। अब वहीं पे वो सो जाती है, थकी हारी थी। अब वो खाना भी 2 दिन बाद खाया, उसके बाद उसको आँख लगती है और सो जाती है। सो तो जाती है, उसकी सुबह होती है। गाड़ी अब चलने की आवाज़ें आ रही, रोड से गाड़ी चल रहे थे, हाईवे के किनारे पे ढाबा ढाबा था। और इतने में वो सोए रहती है, तब देखते हैं कि गाड़ी आता है और जो ढाबे का ओनर है सबसे पहले आ चुका था, ढाबा जो खोलना था। तो देखती है कि वो औरत वहीं पे लेटी हुई है। वो ओनर कहता है, अरे तू गई नहीं, तू यहीं पे लेटी है। तो परिणीति जागती है और उठती है और कहती है, साहब मेरा कोई ठिकाना नहीं, बस मैं अभी जाने वाली हूँ। तो परिणीति वहाँ से चली जाती है। ढाबा वाला अपना ढाबा खोलते, लेकिन परिणीति सुबह हो चुकी थी, अब किसी से डर नहीं। एक पागल जैसी थी, बाल उलझी हुई थी, कपड़े भी उसी टाइप का पहनी हुई थी। वो धीरे धीरे अपने गांव चली जाती है, अपने गांव जहाँ का वो पैदाइश थी। वहाँ पर जाकर देखता है कि उसका जो घर था वो घर नहीं है, घर कोई पराया आदमी रह रहा था, उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। उसका घर का दरवाज़ा खटखटाया। अब वो दरवाज़ा खोला तो उन लोग को भी लगा कोई मांगने वाली होगी, भिखारी आई हुई है। लेकिन ये परिणीति पूछ रहे हैं, जो आप लोग कब से यहाँ पर हो? अपनी बहन का नाम बताती है, अपनी माँ का नाम बताती है, अपने भाई का नाम बताती है। तो वो सारे जितने भी लोग उस घर में थे वो लोग बताते हैं, जो लोग तो घर बेचकर यहाँ से चले गए, किसी दूसरी जगह चले गए। हम लोग तो शहर से आए हुए, हम लोग के पास रहने का जगह नहीं था, तो ये घर को वो लोग बेच रहा था, हम लोग खरीद लिए। लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ गया, तुम कौन हो, तुम कैसे जानते हो? परिणीति अपना पहचान नहीं देती है और कहती है, इन लोग बहुत अच्छे इंसान थे, हमें मदद करते थे, इस वजह से पूछ रही थी। तो लोग कहते हैं पता नहीं सारे लोग उन लोग को बहुत परेशान किया, उसके एक लड़की पागल हो गई, पागल खाने चली गई, पति को खा गए, ये सारे ताना सुनने को मिलता था। इस वजह से लोग परेशान होकर इस घर को बेच के कहीं चले गए। परिणीति रोते हुए उस जगह से फिर लौट आती है, लेकिन आसपास के कोई उसको पहचान नहीं पाया था। सुबह के वक्त सुबह सुबह गई हुई थी, वैसे ही सारे लोग सो रहे थे। अब वो जाए तो कहाँ जाए? फिर वो घूमते घूमते आखिरकार रात तक, फिर रात को उसको ठहरने का जगह चाहिए था, कहाँ जा सकती है? वो रात को फिर उस ढाबे पे पहुंचता है। जब ढाबे पे पहुंचता है तब वो ढाबा वाला फिर से वो ढाबा बंद करने जा रहा था। ढाबा वाला फिर औरत को देखता है, परिणीति को देखता है, पूछता है, अरे तू फिर आ गई? तो ढाबा वाले के आगे हाथ जोड़ता है, साहब मैं रात भर यहीं रहूँगी, सुबह चली जाऊँगी, आपके कस्टमर को, आपके लोगों को परेशानी नहीं होगी, बस मैं रात भर यहीं गुजारना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सुबह चली जाऊँगी। आज भी अगर कुछ खाना बचा हो तो दे दीजिए। अब वो ढाबा वाला बहुत अच्छा इंसान था, वो पहली रात को उसको ठहरने का जगह दिया था। वो भी देखा था, कुछ तो हरकत की ही नहीं थी, एकदम साफ सफाई था, कुछ गंदगी भी नहीं की थी। ढाबा वाला भी सोचता है चलो खाना बचा हुआ है, फेंकने से अच्छा किसी के पेट में जाए, वो भी इंसान है। वो कुछ खाना लाकर उसको देता है और कहता है ठीक है, खाना खा लेना और सामने मत सोना, यहाँ पर ढाबा के पिछवाड़े में जाके सो जाना, वहाँ पे जो ज़मीन है उस जगह पे सो जाना। वो साहब का शुक्रिया अदा करती है, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करके अब वो ढाबा वाला तो चला जाता, वो खाना को खाते और ढाबे के पीछे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उसको समय ने उसको ऐसा कर दिया। अब वो उस खाना खाने के बाद ढाबे के पीछे जाके सोती है, लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसको और ज़्यादा चिंता होने लगी थी। अपने साथ साथ अपने ऊपर जो कुछ भी हुआ था वो तो सह रही थी, लेकिन उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, आज उसे जो मालूम पड़ा, उसको लेकर वो रोई जा रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। इतने में बस ज़मीन पर वो लेटी तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आ रही है। अब उसको डर लगने लगा, जंगली कुत्ता होगा, बाहर पड़ी है वो, ऐसा ना हो उसके ऊपर हमला कर दे। आसपास कोई नहीं है जो उसकी मदद करने वाला। वो उठ बैठती है, उठ बैठ के वो रो तो रही थी, वो डर भी रही थी कुत्ते की भगने की वजह से। रात गहरा रात था, वो रो रही थी। तभी जो अचानक उसके पीठ पे, मतलब कंधे पे किसी ने हाथ रखा, वो और डाला, और ज़्यादा डर जाती, सहम उठती है और पीछे पलट के देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी है, लंबी लंबी दाढ़ी है और मूछें हैं। तो डर जाते हैं, वो पूछते आप कौन हो, आप मुझे क्यों टच कर रहे हो? तो वो जो बूढ़ा आदमी कहता है, देखो डरो मत, मुझे मालूम है
तुम कौन हो? तुम डर क्यों रहे हो? तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। अब वो परिणीति को समझ में ये नहीं आ रहा था, ये व्यक्ति कौन है? ये अचानक आके ऐसा कह रहे हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है मैं सब जानता हूँ, तुम डरो मत, ये सब कह रहा था। फिर परिणीति कहते तुम कौन हो? तो प्रशांत, वो प्रशांत ही था, वो बूढ़ा व्यक्ति जो है, वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ, लेकिन उससे पहले तुमको मेरे साथ यहाँ से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वाकई जंगली कुत्ता है, ऐसा ना हो तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। परिणीति सोचती है अरे जानना पहचान, ये बूढ़े आदमी बोले यहाँ से चलना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? परिणीति पूछती है कहाँ जाना पड़ेगा? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है थोड़ी देर दूर में मेरा घर है, वहीं पे जाके तुम रह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। दुनिया वाले ने जो जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, उससे बुरा तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ही नहीं कर सकता। परिणीति भी सोच रही है ये कौन व्यक्ति है, और जो कुछ भी कह रहा है सच ही कह रहा है। मेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा और कौन क्या कर सकता है? मेरे साथ जो कुछ भी दुनिया वाले ने किया, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इस वजह से जो है परिणीति भी अब उस बूढ़े व्यक्ति को कहता है ठीक है बाबा, मैं तो जा सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे डर नहीं रही हूँ, लेकिन आप हो कौन ये तो बता दो। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है समझ लो ऊपर वाले ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। अब वो बूढ़े व्यक्ति के साथ चले जाते हैं। चले जाने के बाद एक छोटा सा कोठरी था, उसका दरवाज़ा खोलता है, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद जब घर के अंदर जाते हैं तो परिणीति के होश उड़ जाता है। वो घर जो थी कोई 5 स्टार से कम नहीं थी, सामने से तो झोपड़ा लग रही थी, लेकिन वो घर जो है 5 स्टार से कम नहीं थी। वो सारे बटन चालू करते हैं, लाइटें होती है, फैन होती है, एसी होती है, सब कुछ उसमें मौजूद था उस घर के अंदर। अब परिणीति को समझ में नहीं आ रहा था। परिणीति पूछती है बाबा आप तो एक भिखारी लग रहे हो, मांगने वाले लग रहे हो, फिर आपके पास ऐसा घर, आप हो कौन, प्लीज़ बताओ ना। तब वो व्यक्ति जो है सबसे पहले अपना दाढ़ी निकालते हैं और उसके बाद मूछें निकालते हैं। जैसे दाढ़ी और मूछें निकालते परिणीति के पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं प्रशांत होता है। वही प्रशांत जो मर चुका था सुहाग रात के दिन। अब परिणीति को समझ में ये नहीं आ रहा है, जो जिस पति का मौत हो चुका है सुहाग रात को, जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है, जला दिया गया उसके आंखों के सामने, उसका पति कैसे जिंदा हो सकता है? बस वो गिरते गिरते बची। तभी जो है प्रशांत उसको हाथ पकड़कर उस घर में बेड पर बिठाते हैं और अपने बारे में सब कुछ बताता है। जो परिणीति तुम डरो मत, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे सब पता है, और ये सब करने वाला कौन है ये भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। परिणीति रोए जा रही थी, खुशी के आंसू अब बह रहे थे। उसके साथ सब कुछ हो जाने के बाद परिणीति कहती मैं तो बर्बाद हो गई, मैं लूट गई, अब मैं वो परिणीति नहीं रहा, मुझे अपवित्र कर दिया गया, इस समाज ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तब प्रशांत कहता है मुझे सब पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुम अपने बारे में ना बताओ तो ही सही है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर चक्कर काटते रहता था। आज सुबह जब, क्योंकि मैं अपने भेष में तो नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी मौत दुनिया वाले के लिए हो चुका है, अगर मैं अपनी पहचान दे दूँ तो दुनिया वाला फिर से मुझे मार देंगे, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। इसीलिए मैं इस भेष में तुम्हारे घर के चक्कर काटता था, जो कभी ना कभी तुम अपने मायके आओगे, और आज सुबह मैं जब तुमको देखा मैं समझ गया जो तुम ही हो, इसीलिए तुम्हारे पीछे करते हुए यहाँ तक मैं आया, ढाबे तक। अब परिणीति पूछती है बताओ आपके साथ क्या क्या हुआ। तो प्रशांत बताता है पता है सुहाग रात का दिन जो फ़ोन आया था, मैं गया था, जो मेरा दोस्त आने वाला था, फिर भाई मैं गाड़ी चला के जा ही रहा था तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन लगाया जो भाई कहाँ है। तो दोस्त कहता है जो भाई मैं तो एयरपोर्ट में ही खड़ा हूँ, तू जल्द से जल्द आ जा भाई, बहुत लेट हो चुका है। तो प्रशांत जो है बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था, तो इतने में एक गाड़ी जोरदार उससे टक्कर मारता है पीछे से। टक्कर मारने के बाद उसका गाड़ी जो है, गाड़ी का संतुलन खो जाता है और एक दीवार में जाकर टकरा जाता है। टकरा जाने के बाद उसको चोट आती है, उसका होश आता है तो फैमिली डॉक्टर के पास था। फैमिली डॉक्टर जो है संतोष था। अब संतोष उसका इलाज कर रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी प्रशांत को। इस वजह से
लेकिन डॉक्टर अंकल जो कहता है उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है प्रशांत का। डॉक्टर संतोष कहता है, जो बेटा तुम जानते हो, मैं तुम्हें बचपन से देखते आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो फादर था, तुम्हारा जो पिता था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मुझे वो बहुत भरोसा करता था। लेकिन तुम्हारी माँ जो है अच्छी औरत नहीं है, और तुम्हें भी पता शायद होगा, तुम बताते नहीं हो, लेकिन मुझे पता है। ये जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट करवाया गया, और ये एक्सीडेंट करवाने वाला तुम्हारी माँ है। अब प्रसन्न समझते माँ क्यों कराएंगे? तब वो डॉक्टर कहता है, देखो तुम्हें मारने के लिए मुझे 1 करोड़ देने की बात किया है, जो तुम प्रशांत अगर जिंदा बच गया तो हमारे लिए मुसीबत होगा। तुम प्रशांत को मार दो, यही एक अच्छा मौका है। उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में मौत हो जाएगा, उसको जहरीला इंजेक्शन दे दो, जहर दे दो और उसकी मौत हो जाएगा। लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड का बेटे के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता? तुम मेरे बेटे के जैसा हो। तो डॉक्टर संतोष अंकल ने मुझे बचा लिया और मेरे माँ की सच्चाई बता दिया, क्योंकि ये जो माँ है मेरे सगी माँ नहीं थी, ये मेरा सौतेली माँ थी। मेरा पिता का 2 शादी था। मेरे जो सगी माँ थी, मेरे माँ के मौत हो जाने के बाद मेरा पिता इस औरत से शादी करती है, और इस औरत का जो लड़की है वो पहले से ही उसके पास थी, क्योंकि औरत जो है शादीशुदा थी उस टाइम, और वो अपने पति को छोड़कर मेरे पिता के साथ शादी कर लिया था। और वो मेरी माँ जो है एक ढोंगी है, वो प्यार दिखाना चाहती है, प्यार करना नहीं, प्यार जताना चाहती है, जो मैं बहुत प्यार करती हूँ। डॉक्टर अंकल ने सब कुछ बता दिया। डॉक्टर अंकल ने मेरे माँ के कहने पर मुझे तो बचा लिया था, लेकिन उन लोगों के सामने एक बॉडी भी दिखाना था। डॉक्टर होने के चलते डॉक्टर अंकल ने किसी नर्स होम से बात किया, हॉस्पिटल से बात किया, एक लावारिस लाश को मेरे लाश दिखाकर मेरे घर में भेज दिया गया, जो प्रशांत का मौत हो चुका है। और डॉक्टर अंकल ने मुझे कुछ दिनों तक अपने ही घर में छुपा कर रखा और घर पर मेरा इलाज करता रहा। जो मेरा छोटा मोटा चोट आई थी, मेरा इलाज किया। और फिर मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया, जो बेटा तुम अब दुनिया वाले के लिए मर चुके हो, अगर तुम वापस आ जाए तो मेरे लिए भी मुसीबत और तुम्हारे लिए तुम्हारे जान के खतरा है। इस वजह से तुम्हें अपना भेष बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपना चेहरा दुनिया वाले के सामने नहीं दिखाना पड़ेगा। तुम अपना एक नया भेष, नया हुलिया में रहोगे, नया पहचान के साथ रहोगे, तुम्हें अपना पहचान छुपाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर अंकल की बात सुनकर सहमत हो जाता हूँ। और मेरे पापा ने मेरे नाम पे अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में बंगला खरीद के रखा, घर खरीद के रखा। और इस शहर में एक बंगला है मेरे नाम पे। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मेरे दोस्त लोगों के साथ मैं यहाँ पर आता था, पार्टियाँ मनाता था, और ये जो बंगला है ये मेरा ही है, मेरे पापा ने मेरे नाम पर कर गया था। इस बंगले के बारे में मेरे माँ को नहीं पता थी। अब वजह ये आती है, आखिर उस माँ ने इतना दिन बाद शादी करवाया, शादी करवाने के बाद बेटे को भली सौतेला है, लेकिन मरवाना क्यों चाहती थी? इस बारे में जब परिणीति ने सवाल किया प्रशांत से, तब प्रशांत बताता है, दरअसल मेरी माँ, ये जो सौतेली माँ है, बहुत लालची है। इनको तो मेरे पापा से शादी करके वो सब कुछ मिल चुका है, लेकिन मेरे पापा ने जो है सारे जो जितने भी उनका प्रॉपर्टी है, घर है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, सारे मेरे नाम पे कर चुका था। कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं था, जिसके चलते जो मेरी सौतेली माँ है उनको पता चला, जो ये सारी ज़मीन, सारे प्रॉपर्टी जो है वो तो अपने सगे बेटे के नाम पर कर गया, और मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, मेरे बेटी के लिए कुछ छोड़ा नहीं। तो मैं इस बेटे को अगर मार दूँ, इस बेटे का जान ले लूँ, तो सारे जो कुछ भी है सारे मेरे नाम पे हो जाएगा। बड़ी ही प्लानिंग के साथ उसने मेरा मर्डर करने का सोची, और डॉक्टर अंकल को भी 1 करोड़ रुपए दिया। डॉक्टर अंकल ने उस पैसा तो ले लिया, और डॉक्टर अंकल ने एक लावारिस लाश को मेरा लाश दिखाकर घर भेज दिया, जिससे वो संतुष्ट हो गई, जो ये मेरा बेटा मर चुकी है। लेकिन उसके बाद तुमको पागल करार देना, ये सब मेरे माँ का एक चाल थी, और उसी चाल में तुमको पागल खाना भेज दिया गया। मुझे पता है वो पागल खाना नहीं है, वो ऐसे लोगों का, दरिंदे लोगों का अड्डा है, जहाँ पर लड़कियों के साथ ऐसा गंदगी किया जाता है, ये भी मुझे पता है। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं दुनिया वाले के लिए मर चुका हूँ। अगर मैं दुनिया वाले के सामने आया, फिर से मुझे मार देगा, मुझे मारने की कोशिश करेगा। मुझे अपने जान से तो जाने का डर नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर आँच आ जाएगा, तुम्हारे परिवार के ऊपर भी आँच आ जाएगा। इसीलिए मैं सब कुछ भूलकर
जो मेरे घर है वो मेरे माँ भी सौतेली माँ रह रही है, उसे वहाँ ही रहने दो। उसे तो उसका किए गए जो सज़ा है भगवान देगा। भगवान के वहाँ देर है, अंधेर नहीं, ऊपर वाला न्याय करेगा। इसीलिए मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे जीना चाहता हूँ। फिर दोनों गले लग जाता है। दोनों अब खुशहाल तरीके से जीने लगता है उसी बंगलों में। लेकिन परिणीति जो है अपने परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार का कोई आता पता नहीं, किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ चले गए। कुछ समय जाने के बाद, करीब साल भर बीत जाने के बाद, परिणीति और प्रशांत के बीच में एक बेटे का जन्म होता है। परिणीति एक बेटे को जन्म देती है। उस बेटे के साथ अब ये तीनों बहुत ही खुशहाल तरीके से जीता है। लेकिन कभी कभार वो डॉक्टर संतोष उन लोगों से मिलने जाते हैं, अपने बाप के जैसा फर्ज निभाता है। उस प्रशांत का पिता का बेस्ट फ्रेंड था, वो पिता के जैसा ही उसको देखता है प्रशांत, और डॉक्टर भी कहीं ना कहीं प्रशांत को अपने बेटे जैसा मानता है और बेटे के जैसा ही उसको प्यार करता है। तो ये था वो पूरी कहानी। आपको इस कहानी के बारे में अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। जैसे कि मैं हर वीडियो में अपील करता हूँ, अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ हैं जो आप मुझे भेजना चाहते हो, जो आपको लगता हो जो इस कहानी के ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा में आप उस कहानी का लिंक भेज सकते हो। अगर बताना नहीं चाहते, उस इंस्टा में आप लिंक भेजोगे, मैं उस कहानी में जाऊंगा, उस आर्टिकल को पढ़ूंगा, उस कहानी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आपसे वादा करता हूं। अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो तो भी आप इंस्टा में जुड़ सकते हो। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।